जय हिंद बच्चों। मैं SK सेठ कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पाठ 4 भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कलकत्ता में एक मदरसा एवं भारतीय संस्कृति एवं साहित्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसे आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सन 1781 ईस्वी में भारतीय समाज की स्थिति बहुत दयनीय होती चली थी। ऐसे में विभिन्न समाज सुधारक सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगे हुए थे। इनमें से ही महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सरकार द्वारा उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं के औचित्य पर सवाल भी खड़ा कर दिया। समाज सुधारक राजा राम मोहन के अनुसार भारतीय समाज को संस्कृति एवं साहित्य के ज्ञान की अपेक्षा विकसित वैज्ञानिक ज्ञान, खगोल विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान की अधिक आवश्यकता थी और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की पर भी विशेष बल दिया। राजा राम मोहन राय के अनुरोध का ब्रिटिश शासन पर बहुत ही भारी असर हुआ और उन्हें भी लंबे शासन के लिए भारतीयों को शिक्षित होना आवश्यक लगने लगा। अतः अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए योजना बनाई। सन 1853 में जॉन मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा को विस्तार देने का कार्य आरंभ हो गया एवं अंग्रेजी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय शिक्षा लोग प्राप्त करने लगे। भूमि सुधार व्यवस्था। अंग्रेज सरकारों द्वारा किसान से मालगुजारी एवं अन्य करों की वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। बाद में वॉरेन हेस्टिंग से व्यक्तिगत ठेकेदार के माध्यम से वसूली का कार्य कराने की योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार यदि संबंधित ठेकेदार अपने कार्य को ठीक प्रकार से न करे तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ठेका दे दिया जाए। परंतु इस कार्य प्रणाली में कई कमियां भी थीं, जिन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुधारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार किए गए सुधार निम्नलिखित थे। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व की स्थायी वसूली के लिए नीलामी के आधार पर जमींदारों को नियुक्त किया एवं उनके पद को वंशानुगत कर दिया, अर्थात वर्तमान जमींदार का पुत्र ही गांव का जमींदार हो सकता था। जमींदारों को राजस्व के बदले किसानों की भूमि छीन लेने का अधिकार दिया गया, परंतु यह जमीन तभी प्रयोग कर सकता था जब तक कि वह सरकार को माल गुजारी देता रहे। इस प्रकार भारत में जमींदारी प्रथा का आरंभ हो गया और जमींदार मालामाल होने लगे।
इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। नंबर 2, रैयतवाड़ी। रैयत का अर्थ जनता से है। शासकों के राज्य में निवास करने वाली जनता को रैयत कहा जाता था। मुख्य रूप से यह शब्द किसानों के लिए प्रयोग किया गया था। दक्षिण भारत में मालगुजारी के भुगतान का दायित्व काश्तकारों को सौंप दिया गया। इसके अनुसार अगले 30 वर्षों की मालगुजारी की राशि तय की जाती थी। रैयत अपनी फसल की आधी उपज ब्रिटिश सरकार को मालगुजारी के रूप में दिया करते थे। इस प्रथा को रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, महलवाड़ी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा में एक ही व्यक्ति कई गांवों का सामूहिक स्वामी हो सकता था। इन गांवों के समूह को तत्कालीन भाषा में महल कहा जाता था। सरकार द्वारा विभिन्न समूहों पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति से मालगुजारी वसूल की जाती थी, जिसे महलवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद बच्चों।